नमस्कार दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक और वो है बर्नौली की प्रमेय, इसका स्टेट एंड एक्सप्लेन स्टेटमेंट और इसका डेरिवेशन, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बर्नौली की प्रमेय। बर्नौली की प्रमेय का सबसे पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं। बर्नौली की प्रमेय का जो कथन है वो कहता है कि जब कोई आदर्श द्रव किसी असमान अनुप्रस्थ काट वाली नली में धारा रेखी प्रवाह में एक सिरे से दूसरे सिरे पर प्रवाहित होता है तो मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर द्रव के एकांक आयतन की कुल ऊर्जा में दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा नियत रहती है। ये स्टेटमेंट है, अर्थात आप कह सकते हैं P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, जहां P को दाब ऊर्जा, हाफ रो वी स्क्वायर को गतिज ऊर्जा और रो जी एच को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। कुछ आपको एक्स्ट्रा नहीं लिखना, सिर्फ साफ और एक्टिव लिखना है, यही लिखना है। बर्नौली की प्रमेय सीधे कथन उसका लिख देना, जब कोई आदर्श द्रव किसी असमान अनुप्रस्थ काट वाली नली में धारा रेखी प्रवाह में एक सिरे से दूसरे सिरे पर प्रवाहित होता है तो मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर द्रव के आयतन एकांक आयतन की कुल ऊर्जा नियत रहती है। इसका डेरिवेशन देख लेते हैं। स्टेटमेंट में आप P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इसको हम लोग को प्रूफ करना रहेगा, तो जल्दी से इसका डेरिवेशन देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार ये पूछा गया है। तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए वीडियो पॉज कर करके स्टेटमेंट को, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसा कि आप जानते हैं आपके एग्जाम बिल्कुल आने वाले हैं और मेरी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं वो डिस्कस कर दूं। तो सबसे पहले देख लेते हैं, ये एक असमान अनुप्रस्थ काट की हम एक नली ले रहे हैं इस प्रकार से, एक सिरे का क्षेत्रफल दूसरा और एक सिरे का दूसरा, ठीक तरीके से। यहाँ से कोई द्रव है वो इस नली में एक सिरे से दूसरे सिरे में प्रवाहित हो रहा है धारा रेखी प्रवाह में, ठीक। ये नली कोई हमने PQ ले लिया है, माना कोई नली PQ है, इसके एक सिरे से दूसरे सिरे में द्रव प्रवाहित हो रहा है। इसके एक सिरे की धरातल से ऊंचाई H1 और दूसरे सिरे की धरातल से ऊंचाई H2 हमने ले लिया है, H1 और H2 इसकी ऊंचाइयां ले लिया है। इस सिरे का क्षेत्रफल हम A1 मान लेते हैं, इस सिरे का क्षेत्रफल A2 मान लेते हैं। सिरे P पर जो द्रव का वेग है प्रवेश करने उसका V1 मान लेते हैं और यहाँ से निकलने वाले द्रव के वेग को V2 मान लेते हैं। सिरे A पर जो द्रव का दाब है वो P हो जाएगा और इसी प्रकार यहाँ पर हम इसको P2 मान लेंगे, यहाँ P1 और यहाँ पर P2, ठीक है। तो ये हमने एक असमान अनुप्रस्थ काट की नली ली है जिसका एक सिरा दूसरे क्षेत्रफल का और दूसरा सिरा दूसरे क्षेत्रफल का है, PQ नाम की नली है। इसके द्रव हमारा असंपीड्य या आस्यान द्रव, आदर्श द्रव को हम लोग बोलते हैं आदर्श द्रव यानी आइडियल लिक्विड का मतलब होता है असंपीड्य और आस्यान, ठीक। नॉन विस्कस और इनकम्प्रेसिबल जो लिक्विड होता है उसे आदर्श द्रव कहते हैं। ये हमने कोई असमान अनुप्रस्थ काट की नली लिया है तो हमें क्या करना है कि जो P सिरे से कैलकुलेट करते हैं, इसका डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। P सिरे से प्रवेश करने वाले द्रव पर बल, कितना यहां पर बल लगेगा, F1 हम मान लेते हैं। बल बराबर क्या होता है, दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल, तो बल बराबर दाब गुणे क्षेत्रफल। P सिरे पर दाब कितना है, हमने P1 दाब माना है और इस सिरे का क्षेत्रफल है A1, तो हमने A1 मान लिया है, ठीक। इसी बल द्वारा ये द्रव को आगे कार्य किया जाएगा, तो इस बल द्वारा द्रव पर किया गया कार्य क्या निकालेंगे हम लोग, इसी बल द्वारा द्रव पर किया गया कार्य, इसको हम लोग W1 मान लेते हैं। क्या हो जाएगा, बल गुणे विस्थापन होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो W1 बराबर क्या हो जाएगा, बल है आपका F1 और F1 है P1 इंटू A1, विस्थापन क्या है, यहां पर द्रव का वेग है V1 मीटर प्रति सेकेंड, तो एक सेकेंड में द्रव द्वारा चली गई दूरी कितनी हो गई, V1, तो विस्थापन कितना हो जाएगा, V1, ठीक। इसी प्रकार Q सिरे से निकलने वाले द्रव द्वारा किया गया कार्य
यहाँ पर कार्य P सिरे पर द्रव पर कार्य करना पड़ेगा और यहाँ से द्रव द्वारा कार्य होगा, तो ये हमने W2 मान लिया है, तो वो हो जाएगा P2, उस सिरे का क्षेत्रफल A2 है और वहाँ वेग V2 है। तो Q सिरे P सिरे से प्रवेश करने वाले द्रव पर किया गया कार्य W बराबर P1 A1 V1 और Q सिरे से निकलने वाले द्रव द्वारा किया गया कार्य W2 बराबर क्या हो जाएगा P2 A2 और V2। तो हम यहाँ पर द्रव पर नेट कार्य निकाल लेंगे, नेट वर्क W, तो W1 माइनस W2 करके नेट वर्क निकाल लेंगे, जो ज़्यादा होगा उसमें से कम वाला माइनस हो जाएगा। तो नेट कार्य W बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, P1 W1 कितना है P1 A1 V1 माइनस P2 A2 और V2, ठीक है। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ध्यान से देख लें, हमने क्या माना है, नली, कोई एक नली PQ लिया है, इसके एक सिरे से दूसरे सिरे में द्रव प्रवाहित हो रहा है धारा रेखी प्रवाह में। सिरे एक P का क्षेत्रफल A1, सिरे A से प्रवेश P से प्रवेश करने वाले द्रव का वेग V1 और सिरे P पर दाब P1 है, इसकी धरातल से ऊंचाई H1 है। इसी तरीके से दूसरे सिरे Q की बात कर लें तो Q सिरे का क्षेत्रफल A2, वेग V2 और धरातल से ऊंचाई H2 तथा दाब P2 है, ठीक है। इस प्रकार से हमने कार्य निकाल लिया है। अब हमें एक सिद्धांत पढ़ रखा है, द्रवों के अविरतता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, इसको आप लोग नोट कर लेंगे, आगे सॉल्व करेंगे इसको। यहां पर आप W निकाल लेंगे, नेटवर्क W लिखा रहने दे रहे हैं अभी। तो द्रवों के अविरतता के सिद्धांत से, परंतु द्रवों के अविरतता सिद्धांत से, द्रवों का अविरतता सिद्धांत कहता है A1 V1 तथा A2 V2 ये क्या होता है, ये द्रव का आयतन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, द्रव का आयतन है, ठीक। और द्रव का आयतन बराबर होता है, द्रव का आयतन इज इक्वल्स टू होता है द्रव का द्रव्यमान बटे घनत्व, ठीक। आयतन बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे घनत्व। तो यदि द्रव का द्रव्यमान स्मॉल m तथा घनत्व तो हम लोग रो ले रहे हैं, रो हो तो, ठीक। इस वाले इक्वेशन में P1 A1 को हम लोग आयतन मान लेंगे और आयतन बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे घनत्व। तो सबसे पहले हम लोग आयतन बराबर द्रव्यमान बटे घनत्व के लिए सॉल्व कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, A1 V1 बराबर A2 V2 बराबर क्या होगा, द्रव्यमान आपने m माना और घनत्व क्या माना है, रो। तो समीकरण 1 में जहां पर A1 V1 है वहां पर आप लोग m अपान रो रख सकते हैं। तो देख लेंगे इक्वेशन 1 जो W आपने निकाला था, W बराबर क्या था, P1 A1 V1 की जगह आप रख देंगे m अपान रो माइनस P2 A2 V2 की जगह भी रख देंगे m अपान रो। तो m अपान रो कॉमन आ जाएगा, तो W बराबर आ जाएगा m अपान रो P1 माइनस P2। ये इक्वेशन आप 2 बना सकते हैं, ठीक है। तो आपका नेट कार्य W बराबर क्या आ गया, m अपान रो P1 माइनस P2। तो यहां तक आप लोग कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसको हम रफ करेंगे, आप लोग नोट करते जाइए। ये 5 नंबर का डेरिवेशन आने वाला है और बहुत पूछा जाता है और इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। तो अब हम इसको नोट कर लें। अगला हम लोग क्या करेंगे, अब इसकी ऊर्जाएं निकालेंगे। क्या कैलकुलेट करेंगे, ऊर्जा, ठीक। तो लिख लीजिए, P सिरे से प्रवेश करने वाले तथा Q सिरे से निकलने वाले द्रव की गतिज ऊर्जाएं। सबसे पहले हम लोग काइनेटिक एनर्जीज निकालेंगे। क्या होंगी, आप लोगों ने पढ़ रखा, गतिज ऊर्जा हाफ mv² होता है। तो क्या हो जाएगा, हाफ m, द्रव्यमान तो वही है, सिरे P पर द्रव का वेग v1² तथा सिरे Q पर द्रव का वेग v2 तो v2² होंगी, है ना। यही तो होंगी, गतिज ऊर्जा हाफ mv² होती है, ठीक।
और यहाँ पर सिरे P पर द्रव का वेग v1 है और वहां पर वेग v2 है, तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएंगी, हाफ m v1 स्क्वायर, इधर क्या होगी हाफ m v2 स्क्वायर। तो अविरतता का सिद्धांत कहता है जिधर क्षेत्रफल कम होगा वहां पर वेग ज्यादा होगा, जहां क्षेत्रफल कम होगा वहां पर द्रव का वेग ज्यादा होगा। तो यानी यहाँ पर ऊर्जा, यहाँ पर वेग बढ़ा तो गतिज ऊर्जा यहाँ पर बढ़ जाएगी, यहाँ पर वेग बढ़ा तो यहाँ गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, यहाँ की तुलना में P सिरे की तुलना में Q सिरे पर गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। इसलिए हम लोग को निकालना पड़ेगा गतिज ऊर्जा में वृद्धि। क्या निकालना पड़ेगा, गतिज ऊर्जा में वृद्धि। क्या हो जाएगा, गतिज ऊर्जा में वृद्धि मतलब हाफ v2 स्क्वायर माइनस हाफ m v1 स्क्वायर। ये गतिज ऊर्जा में वृद्धि हम लोग निकाल लेंगे। इसी प्रकार से P सिरे से प्रवेश करने वाले, P सिरे से प्रवेश करने वाले तथा Q सिरे से निकलने वाले द्रव की स्थितिज ऊर्जाएं हम लोग निकाल लेंगे। स्थितिज ऊर्जाएं क्या होंगी, स्थितिज ऊर्जा का सूत्र आपने पढ़ रखा है mgh या ρgh क्रमशः। क्या होती है स्थितिज ऊर्जा, mgh, ठीक है। तो mgh1 हो जाएगी क्योंकि P सिरे की धरातल से ऊंचाई h1 है, तथा इसकी हो जाएगी mgh2। तो जहां पर धरातल से ऊंचाई ज्यादा होगी वहां पर स्थितिज ऊर्जा ज्यादा होगी, या जहां पर द्रव का वेग कम होगा वहां स्थितिज ऊर्जा ज्यादा होगी, और जहां पर द्रव का वेग ज्यादा होगा वहां स्थितिज ऊर्जा कम होगी। और इस प्रकार से यहां पर अगर स्थितिज ऊर्जा कम होगी, यहां ज्यादा होगी, तो हमारी ज्यादा से कम में जा रही है, मतलब स्थितिज ऊर्जा में हानि हो रही है। तो अब हमें निकालना होगा स्थितिज ऊर्जा में हानि। क्या निकालेंगे, स्थितिज ऊर्जा में हानि, क्योंकि Q सिरे पर स्थितिज ऊर्जा की मात्रा कम हो रही, धरातल से ऊंचाई कम है, ठीक। तो हानि बराबर क्या हो जाएगा, Q सिरे की स्थितिज ऊर्जा माइनस P सिरे की स्थितिज ऊर्जा, Q सिरे की होगी mgh2 माइनस mgh1, ठीक। यहाँ गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो रही है, यहाँ स्थितिज ऊर्जा में हानि हो रही है, तो नेट ऊर्जा हमें द्रव की निकालनी पड़ेगी। जैसे हम लोगों ने नेट कार्य निकाला था वैसे नेट ऊर्जा निकालेंगे, इसको नोट कर लेंगे आप लोग। जैसा जैसा लिखा जा रहा सेम आपको वैसा ही करना है। डेरिवेशन बहुत आसान है, बड़ा है लेकिन कठिन नहीं है, टफ नहीं है, तो इसे बहुत आसानी से हम लोग कर लेंगे। तो आपकी नेट ऊर्जा क्या हो जाएगी, नेट ऊर्जा क्या होगी, गतिज ऊर्जा माइनस स्थितिज ऊर्जा, द्रव की गतिज ऊर्जा माइनस द्रव की स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा में वृद्धि, गतिज ऊर्जा में वृद्धि माइनस स्थितिज ऊर्जा में हानि निकाल दीजिए, तो ये नेट ऊर्जा आ जाएगी, ठीक। तो गतिज ऊर्जा में वृद्धि कितनी हुई थी अभी आप लोगों ने नोट किया था, नोट करते हुए चलेंगे। तो नेट ऊर्जा बराबर गतिज ऊर्जा में वृद्धि कितनी थी, हाफ v1 स्क्वायर, सॉरी v2 स्क्वायर माइनस हाफ m v1 स्क्वायर माइनस स्थितिज ऊर्जा में हानि कितनी थी, mgh1 माइनस mgh2। अंदर माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे तो नेट ऊर्जा बराबर आ जाएगी हाफ m v2 स्क्वायर, ये नेट ऊर्जा है आपकी, माइनस हाफ m v1 स्क्वायर माइनस mgh1 प्लस mgh2। ये आपका इक्वेशन 3 हो गया, ठीक है। अब आपका ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है, ऊर्जा संरक्षण के नियम से कहता है नेट कार्य बराबर होता है नेट ऊर्जा के, ठीक। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है कि ब्रह्मांड की ऊर्जा नियत और निश्चित है, इसे ना तो उत्पन्न किया जा सकता है नष्ट किया जा सकता है, इसे एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है और ऊर्जा वर्क में कन्वर्ट हो जाती है या वर्क एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो नेट कार्य बराबर क्या होगा, नेट ऊर्जा। तो नेट कार्य आपने W बराबर निकाल रखा था, ठीक है। नेट कार्य कितना निकाला था, m/ρ, समीकरण 2 देखेंगे,
P1 माइनस P2, यही नेट कार्य निकाला था। और नेट ऊर्जा अभी आप लोगों ने निकाली है, वो कितनी है, हाफ m V2 स्क्वायर माइनस हाफ m V1 स्क्वायर माइनस mgh1 प्लस mgh2, यही निकाला है। ठीक है, नोट करेंगे ध्यान से। अब आपका डेरिवेशन कंप्लीट होने वाला है, जस्ट अबाउट टू कंप्लीट। नोट कर लेंगे, नेट ऊर्जा बराबर नेट कार्य। ठीक है, देखिए सॉल्व करते हैं। इधर आपका m अपान रो P1 माइनस P2 है। इधर देखिए आप m कॉमन ले लीजिए, सभी से m कॉमन हो जाएगा। अब देखिए अंदर क्या बचा हुआ है, यहां पर बचा हुआ है 1/2, इधर बचा है V2 स्क्वायर माइनस 1/2 V1 स्क्वायर, और अंदर बच रहा है माइनस GH1 प्लस GH2, यही तो बचेगा। यहां से m चला गया, यहां से m चला गया, यहां से m चला गया, यहां से m चला गया। अब देखिए ये m और m क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। इस रो का इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो देखिए रो का उधर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा P1 माइनस P2 बराबर, रो का अंदर गुणा कर दीजिए तो ये हो गया हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर माइनस रो GH1 प्लस रो GH2, यही होगा, बिल्कुल यही होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, आपका जस्ट सॉल्व होने वाला है। इधर वाले माइनस को इधर ले आइए, इधर वाले माइनस को इधर ले जाइए। जब इधर वाले माइनस इधर आएंगे तो प्लस हो जाएंगे, इधर वाले माइनस जब उधर जाएंगे तो प्लस हो जाएंगे। तो देखते हैं, इधर हो गया P1, ये माइनस वाला उधर जाएगा, और इधर से माइनस वाले जो टर्म है वो इधर आ जाएंगे। तो इधर देखिए जब माइनस हाफ रो V स्क्वायर आ जाए तो प्लस का हो जाएगा हाफ रो V1 स्क्वायर। इसी प्रकार से प्लस ये इधर आ जाएगा रो GH1 बराबर, इधर वाला माइनस उधर प्लस में जाएगा P2 प्लस इधर क्या बचा है हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2। देख लीजिए, ये पहले सिरे की कुल ऊर्जा, ये दूसरे सिरे की कुल ऊर्जा है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों बराबर हैं, अर्थात P प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो GH इक्वल्स टू क्या है, कांस्टेंट है, कोई वेरिएशन नहीं है, दिट मीन्स कांस्टेंट है। ये आपका प्रूवमेंट हो गया, यही आपको प्रूव करना था, और 5 नंबर आपके इस प्रकार से आ जाएंगे। ये बर्नौली की प्रमेय आपकी खत्म हुई 5 नंबर की। अभी 1-2 इंपॉर्टेंट और है, वो मेरे अगले वीडियो में आएंगे, और आपको ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डे बाय डे मिलते जाएंगे। आप लोग तब तक पढ़ते रहिए और टॉप करिए। ऑल द बेस्ट।